अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले इतने अरसे बाद वापस आने पे आप सबका दिल से शुक्रिया, जो इस दौरान मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे हैं, व्हाट्सएप पे मेरे साथ राब्ते में रहे हैं अपनी असाइनमेंट्स के लिए, रिपोर्ट्स के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए, जॉब इंटरव्यूज़ के लिए सऊदी या दुबई या जो भी इंडियंस पाकिस्तानी में सारे लोग शामिल हैं, ठीक है? तो कुछ ज़ाती मसरूफियात थी निबोश के हवाले से, इस वजह से मैं आपके साथ राब्ते में नहीं रह सका। तो अब मैंने एक असिस्टेंट हायर कर लिया है, तो इंशाल्लाह मैं वीडियो वीक में 4 या 5 अपलोड कर दिया करूँगा, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प मिलेगी, ठीक है? तो मैं पिछले तकरीबन 8-9 साल से निबोश में अपनी सर्विसेज अंजाम दे रहा हूँ। तो अभी आप ये जो रिज़ल्ट देख रहे हैं, इसमें माशाल्लाह आप और भी काफ़ी ज़्यादा रिज़ल्ट हैं जो कि आप व्हाट्सएप पे देख सकते हैं आके। तो ये यहाँ पे कुछ प्राइवेसी इश्यूज़ होते हैं, जिस वजह से यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि फिर इससे इशू होता है, ठीक है? तो आप में से भी अगर किसी को रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट, GIC-2 रिपोर्ट है, GIC-1 पेपर है, किसी भी असाइनमेंट में कोई मसला है, परेशानी है, तो व्हाट्सएप पे मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट आप बनवा सकते हैं, पेपर आप करवा सकते हैं। अभी आप इस वीडियो में आपने रिज़ल्ट देखे होंगे, जिसमें माशाल्लाह लोगों के 76 नंबर हैं, 80 प्लस नंबर हैं रिपोर्ट्स में, पेपर्स में। ऐसे भी रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट्स हैं जिसमें से 100 में से 100 मार्क्स आए हैं। कोई प्लेजरिज्म का मसला नहीं बना, ना कोई AI का मसला बना है। तो आप भी व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। आगे मैं इस वीडियो में मज़ीद इंशाल्लाह आपके साथ चीज़ें शेयर करता हूँ। अच्छा, ये वो कैंडिडेट है जिसकी मैंने मार्च में रिपोर्ट बनाई थी, तो इसके माशाल्लाह 100 मार्क्स आए हैं इस रिपोर्ट में से। आप इसका पार्ट 1 चेक कर सकते हैं, ठीक है? दुबई RRC LLC मीन्स की कंपनी का नाम है, फिर आगे इनकी सर्विसेज क्या है, प्रोडक्शन क्या है। पहले तो होता था IG-2 रिपोर्ट, वो सिंपल थी, उसमें प्लेजरिज्म चेक नहीं होती थी, AI डिटेक्शन नहीं होती थी। लेकिन अब जो इस वक्त निबोश की जो रिपोर्ट है, जो पेपर है, उसमें ये तमाम चीज़ें चेक होती हैं। मार्च से ये बैच स्टार्ट हुआ है निबोश का। पहले 2020-21 से यही सेशन चल रहा था, लेकिन आज 5-6 साल बाद निबोश ने ये एक बड़ी अपडेट की है, स्पेशली रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट के तकरीबन जो है 100 नंबर होते हैं, 100 मार्क्स की रिपोर्ट होती है, जिसमें से 60 वाली रिपोर्ट पास होती है। अगर 60 से कम नंबर आएंगे तो रिपोर्ट आपकी रेफ़र हो जाती है। अब आपके सामने में जो रिपोर्ट ओपन की है, इसमें से 100 में से 100 मार्क्स आए हैं कैंडिडेट के। देखें, प्रॉपर वर्ड काउंट है, प्रॉपर टेबल है 70 का, प्रॉपर लाइकलीहुड है 70 है, कौन वर्कर्स जो है कितने इंजर्ड हो रहे हैं, मोस्ट इफेक्टिव कंट्रोल्स कौन से मैंने प्रोवाइड की, हर चीज़ इसमें इंक्लूड मैंने की है। इसलिए फिर इस रिपोर्ट के 100 मार्क्स बनते थे, ठीक है? इसकी बाकायदा AI चेक करके दी है, प्लेजरिज्म चेक करके दी है, तब जो है वो रिपोर्ट मैंने आगे फॉरवर्ड की। तो ये जो रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट है, अगर आपने ये मुझसे रिसीव करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको ये आपको फ़ाइल ट्रांसफ़र कर दूँगा। इसको आप देख के कॉपी ना कीजिए कभी भी, किसी फ़ाइल को कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कॉपी करेंगे तो इशू बन जाता है, इसमें प्लेजरिज्म आ सकती है। प्लेजरिज्म अगर ना भी आए तो AI डिटेक्शन हो सकती है, ठीक है? कोई भी AI टूल इस्तेमाल ना किया करें। अब देखें, मैंने प्रॉपर जो है वो पार्ट कैसे सोल्व किए हैं आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ़ वर्कर्स और उनके टिपिकल रोज़, प्रॉपर मैंने वर्ड काउंट का ध्यान रखा है कि इसमें टोटल 90 एम्प्लॉयज़ हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर है, 2 साइट सुपरवाइज़र हैं, एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, एक मेंटेनेंस प्लानिंग यूनिट हेड ऑफिसर है, ठीक है? कंपनी का इंट्रोडक्शन लिखते हुए, जैसे कि जनरल डिस्क्रिप्शन है आप देख रहे हैं, तो इसको मैंने कैसे लिखा आप देख सकते हैं कि ये कंपनी है, ये इनकी कौन कौन सी सर्विसेज हैं, प्रोडक्शंस हैं, वो लिखी हैं। प्रॉपर जो है इस वक्त इनका जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो लिखा है, उसका एरिया मेंशन किया है। टोटल एरिया 700 स्क्वायर फीट है टोटल। वहाँ पे वैरायटी ऑफ टास्क परफॉर्म हो, जैसे वर्क एट हाइट है, ट्रांसफार्मर, फ्यू आर डूइंग विद ट्रांसफार्मर टैंक, आ फ्यू ऑफ देम इंटरेक्टेड विद क्रेन। मतलब वहाँ पे वर्कर्स की थोड़ी सी एक्टिविटीज़ लिखी हैं। फिर उसके बाद जो है उनका शिफ्ट टाइम लिखा है, और इसके बाद उनको हॉलीडे कब होती है, ये सारी चीज़ें मतलब शॉर्ट लिख कर दिया है। आप कहते हैं ना, जो पुरानी रिपोर्ट है उसमें काफ़ी डिटेल सी चीज़ें लिखनी पड़ती है, लेकिन ये नई रिपोर्ट है, इसमें वर्ड काउंट के अकॉर्डिंगली आप देखें, इसका 1 नंबर है जनरल डिस्क्रिप्शन का, इसलिए उसके अकॉर्डिंगली लिखना होता है। नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो है टिपिकल रोल, उसका 1 नंबर है। अब बात देखें यहाँ पे, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कंसल्टेड, डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरिया टू बी प्रोसेस। पहले जो पुरानी रिपोर्ट थी उसमें हम सिर्फ 2-3 लाइनें लिख देते थे कि मैंने ये एरिया जो है ना, मैंने पूरी साइट को कवर करना है, ठीक है? लेकिन अब जो नई रिपोर्ट है उसमें लिखना पड़ता है कि कौन कौन सा एरिया आप जो है वो कवर करेंगे। जिस तरह मैंने लिखा है कि वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस एक्टिविटीज़, उनको मैं कवर करूँगा। इसके अलावा जो है हैवी बुशिंग जो है, क्योंकि ये पावर प्लांट पे या इलेक्ट्रिक सिटी जो प्रोड्यूसिंग कंपनी, उस पर मैंने रिपोर्ट बनाई है, तो इसलिए यहाँ पे यही चीज़ें मेंशन करनी पड़ती हैं, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे लिखा, निबोश पूछ रहे हाउ द रिस्क असेसमेंट वाज कैरिड आउट। रिस्क असेसमेंट कैसे आपने जो है वो कैरिड, सोर्सेज आप हमें बताएं। सोर्सेज आपने बताने होते हैं कि मैंने जो है यहाँ पे डिफरेंट देखें वेबसाइट है, इलेक्ट्रिकल वर्क एट इलेक्ट्रिसिटी एट वर्क रेगुलेशन 1989, ओके, इस तरह
उसके बाद ILO के लिंक्स दिए, HSE के दिए, फिर नीचे ये भी लिखा है कि मैंने साइट का विज़िट करके भी वहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, जैसे वहाँ पे उनकी पुरानी रिपोर्ट्स थी, पुराना उनका वर्क परमिट सिस्टम था, पुरानी रिस्क असेसमेंट, उनसे भी मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। नेक्स्ट है हाउ यू आइडेंटिफाइड हैज़र्ड। मैंने वहाँ पे फिजिकल विजिट किया, वहाँ पे वर्कर्स का इंटरव्यू कंडक्ट किया, फिर मैनेजमेंट से भी बात की, जिससे मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। फिर उनका पुराना रिकॉर्ड चेक किया, इलनेस रिकॉर्ड है, इंजरीज रिकॉर्ड है, माइनर और सिग्निफिकेंट इंजरीज़, और इसके अलावा जो है इक्विपमेंट इंस्पेक्शन रिकॉर्ड है, ऑडिट फाइंडिंग्स उनकी चेक की हैं। मतलब इससे मुझे हैज़र्ड आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिली। फिर वहाँ पे अपनी एग्जांपल भी देनी होती है, जैसे मैं वहाँ पे देखा कि काफ़ी वर्कर्स जो है उन्होंने डस्ट मास्क नहीं पहने हुए थे, कुछ ने ग्लव्स नहीं यूज़ किए हुए थे, और इलेक्ट्रिसिटी जो पावर केबल्स हैं उनको वो डील कर रहे थे। ये चीज़ होगी। अब पार्ट 2 भी सेम इसी तरह है, इसमें आपने हायरार्की ऑफ कंट्रोल का ख्याल रखना होता है। यहाँ पे आप डेट दे सकते हैं, क्योंकि अगर मार्च में पेपर आपका 5 तारीख को था, तो एग्ज़ाम के बाद एक बात याद रखें, जो रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट होती है एग्ज़ाम के बाद सबमिट की जाती है, जो है ना कि एग्ज़ाम से पहले। ओके, जब आपका 24 आवर्स वाला पेपर हो जाता है, जिसमें आपने पेपर अपलोड करना होता है, आप पेपर सॉल्व करके अपलोड कर देते हैं, उसके बाद आपको निबोश 10 से 12 दिन देता है रिपोर्ट बनाने के लिए। अब आपका जो जो पुरानी रिपोर्ट थी IG2 रिपोर्ट, उसमें ये होता था कि आपकी जो रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट है वो इंस्टीट्यूट आपकी कलेक्ट करके आगे सबमिट करता था या चेक करता था, ठीक है। अब ये होता है कि आपने रिपोर्ट खुद ही बनानी है, खुद ही आपने अपलोड करनी है चेक करने के लिए। अब आपके टीचर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस चीज़ के। अब इस महीने जो जून में पेपर हुआ है, ठीक है, तो उस जून के पेपर में फॉर एग्जांपल अब जो नेक्स्ट 8 जुलाई को पेपर आ रहा है, ठीक है, 8 जुलाई को पेपर होगा और 9 जुलाई को भी पेपर होगा, क्योंकि 24 आवर्स का जो है वो टाइम होता है पेपर जो है वो करने के लिए। अब आपकी रिपोर्ट सबमिट आप कर सकते हैं 13 तारीख को, 14 को, 15 को, ज़्यादा से ज़्यादा 20 तारीख तक जा सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। 12 या 13 दिन के अंदर आपकी रिपोर्ट सबमिट होती है। अब मेरे पास जो मार्च से बैच स्टार्ट हुआ है, मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो मेरे पास 12 दिन के बाद आए हैं रिपोर्ट बनवाने, ठीक है, तो उनको भी रिपोर्ट मैंने मैनेज करके दी है। अब जो रिपोर्ट है एग्ज़ाम के बाद आपको 10-12 दिन मिल जाते हैं रिपोर्ट बनाने के लिए। तो अभी जो नए स्टूडेंट है जो इस निबोश में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो इस चीज़ को मेक श्योर कर लें कि आपकी जो अपनी तैयारी है वो मुकम्मल हो निबोश करने के हवाले से, क्योंकि ये पहले वाला निबोश नहीं रहा। अब निबोश टफ है, इसमें AI डिटेक्शन बड़ी सख्ती से चेक होती है, प्लेजरिज्म बड़ी स्ट्रिक्टली वो चेक करते हैं कि आपने पेपर किसी सॉफ्टवेयर से सॉल्व तो नहीं करवाया, पैराफ्रेजिंग तो आपने नहीं की, मतलब वहाँ से कुछ पॉइंट्स उठाए उसको अपनी वर्डिंग में। AI काफ़ी जो टर्निटिव सॉफ्टवेयर है जो कि AI चेक करता है प्लेजरिज्म चेक, वो काफ़ी एडवांस्ड है पहले से। तो इसलिए अक्सर बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग होते हैं, मैंने ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट्स देखे हैं जिसमें 20-20, 22-22 लोगों को, 25-25 लोगों को निबोश की तरफ से प्लेजरिज्म वाला AI वाला मसला आया होता है। तो इस तरह का अगर मसला आ जाए तो फिर उसका ये होता है कि पहली दफ़ा निबोश आपको थोड़ा सा अवॉइड करता है, आपको माफ़ कर देता है। दूसरी दफ़ा आपको प्लेजरिज्म नहीं आनी चाहिए। जब मतलब आप जब दोबारा एडमिशन लेते हैं तो दोबारा भी अगर आपको ये सेम मेल आ जाती है फिर इशू बन जाता है। अब अगर जो नए स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन लेना चाहते हैं रिपोर्ट में या पेपर में, तो उससे पहले अपनी तैयारी कर लें आप, ठीक है, अपनी रिपोर्ट बना के रख लें। GIC2 रिपोर्ट किसी भी टॉपिक पे आप बना सकते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन साइट है उसको अवॉइड किया करें, क्योंकि ज़्यादा लोग कंस्ट्रक्शन पे जाते हैं, फिर सिमिलरिटी ज़्यादा आ जाती है, प्लेजरिज्म के ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि आपने सेम लॉ वहाँ पे फॉलो करना होता है। इस वजह से कोई और कंपनी ढूंढ लें, जैसे कि वुड वर्किंग है, फर्नीचर वाली कंपनीज़ हैं, स्टील मिल होती हैं, पावर प्लांट्स वाली होती हैं, सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं, शुगर मिल्स हैं, टेक्सटाइल मिल्स हैं, प्लास्टिक कंपनीज़ होती हैं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वर्कशॉप हैं, गैराज हैं, टाइल कटिंग फैक्ट्रीज़ होती हैं, मार्बल प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ होती हैं, कॉटन की कंपनीज़ होती हैं। इसके अलावा हर तरह की इंडस्ट्री आपको मिल जाती है। उस पर अपना प्रोजेक्ट शुरू करें। प्रोजेक्ट में किसी भी जगह आपको कोई मसला बनता है कि सर मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रही, तो मुझे प्लीज़ हेल्प करें, तो मुझसे आप व्हाट्सएप पे हेल्प ले सकते हैं। मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा लोगों की रिपोर्ट्स दिखाई हैं जिसमें माशाल्लाह 100 में से 100 मार्क्स लोगों के आए हैं, किसी के 90+ लाए हैं, ज़्यादातर लोगों के 80-90+ मार्क्स आए हैं रिपोर्ट में, ठीक है। तो पेपर में भी आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी मेहनत पे पेपर खुद करना चाहते हैं, रिपोर्ट पेपर, तो उसके लिए फिर आपको प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी। रिपोर्ट मतलब आप एडमिशन लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप अगस्त में या सितंबर में या नवंबर में एडमिशन लेना चाहते हैं, अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें, रिपोर्ट बनाना शुरू कर दें, ठीक है, अगर आप अपनी मेहनत पे खुद करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं रिपोर्ट खुद बनाता हूँ या इसमें मेरा थोड़ा सा रिस्क होगा रिपोर्ट के वाले से, तो फिर आप अपना जो प्रोजेक्ट है वो मुझे डिलीवर कर सकते हैं कि सर मुझे इस प्रोजेक्ट पे रिपोर्ट बना के दें। मैं आपको इंशाल्लाह एक ऑथेंटिक रिपोर्ट बना के दूंगा, उसमें प्लेजरिज्म भी नहीं होगी, AI डिटेक्शन भी इंशाल्लाह ताला नहीं होगी, सारी चीज़ें विद प्रूफ आपको पहले दिखाऊंगा कि देख लें आपकी रिपोर्ट में चीटिंग नहीं है, जेन्युइन रिपोर्ट है। उसके बाद आपको फॉरवर्ड करूँगा। अब आप वो रिपोर्ट आपको सबमिट करने के लिए बहुत ज़्यादा दिन मिल जाएंगे, 20 दिन मिलें, 25 दिन मिलें।
आप इस दौरान ये रिपोर्ट बेशक किसी से चेक करवा लें, किसी से रिव्यू करवा लें, किसी जगह इंशाल्लाह ताला आपको कंप्लेन नहीं मिलेगी रिपोर्ट में। सेम इसी तरह जो पेपर है वो भी आप करवा सकते हैं। अब जो पेपर है या जो रिपोर्ट्स मैं करके दे रहा हूँ बहुत ध्यान से करके दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें ज़रा भी रिस्क लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब किसी स्टूडेंट का पेपर है या रिपोर्ट है वो 100% ठीक हो तब जाके मैं उसको आगे फॉरवर्ड करता हूँ फाइल, अदरवाइज़ मैं नहीं करता। क्योंकि आप को पता है इस वक्त जो हालात है, जो कंडीशंस हैं, काफ़ी चीज़ें एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। आप अगर दुबई में, यूएई, जिस जगह भी आप रहते हैं, इवन के जो सेफ्टी ऑफिसर है, कोई वैकेंसीज आई हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करने वाले होते हैं, तो कंपटीशन काफ़ी टफ हो गया है। ठीक है, तो अब तो लॉस जो है या किसी का नुकसान वो बीरेबल नहीं है। तो आप इसलिए अगर आपसे निबोश नहीं हो पा रहा या आपको रिपोर्ट में, पेपर में मसला आ रहा है, निबोश क्लोजिंग इंटरव्यू, अभी जिन लोगों का ये रिज़ल्ट माशाल्लाह सारे लोग पास हुए हैं, इसमें 30+ लोग पास हुए हैं। ये जो सारे लोग हैं इनकी इंटरव्यू में भी मैंने हेल्प की है, काफ़ी ज़्यादा गाइड किया कि एग्जामिनर आपसे कैसे क्वेश्चन कर सकता है, आपसे ऐसे ऐसे वो सवाल पूछ सकता है, आपने उसको ऐसे आंसर करना है। तो मैंने इस चीज़ में भी उनको हेल्प की है। ठीक है, तो इसमें मेरी तरफ से कंप्लीट जो है ना वो इन्फॉर्मेशन होती है, आपको ज़रा भी ज़हमत नहीं करनी होती। बल्कि आपको पेपर है अगर आप वो करवाते हैं तो आपको पेपर तकरीबन 10 से 12 घंटे पहले ही मिल जाता है, ताकि आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम है उस एक्स्ट्रा टाइम में आप अपना पेपर चेक कर लें, रिव्यू कर लें। ताकि मैं उस टाइम बैठा रहता हूँ 24 आवर्स प्लस मैं बैठा रहता हूँ, ताकि जो मैंने पेपर करके दिया है शायद किसी क्वेश्चन में कोई इशू ना हो तो वो मुझसे चेक करवा लें। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी की कंप्लेन नहीं आती, जैसे मुझसे कोई पेपर रिसीव करता है पीछे कोई कंप्लेन नहीं आती। ठीक है, तो दूसरी बात ये कि इसके बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में मैं हेल्प करता हूँ। रिपोर्ट जब आपकी बन जाती है, आप कहते हैं सर मैं रिपोर्ट से सेटिस्फाई नहीं, मुझे ये चीज़ें चेंज करके दें, तो मैं आपको रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट में वो चीज़ें बाकायदा चेंज करके दूँगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो रिपोर्ट है प्रॉपर, जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी का हैज़र्ड मैंने नीचे लिखा है, मैंने इसका साथ ILO का जो आर्टिकल है C167 आर्टिकल 26 पार्ट 2 कि क्या कहता है आर्टिकल ये एम्प्लॉयर्स को इलेक्ट्रिसिटी का अगर कोई हैज़र्ड हो तो देखिए प्रॉपर मैंने लिखा हुआ है, R164 भी लिखा हुआ है। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है निबोश का ये। अब जो पुरानी रिपोर्ट थी उसमें सिंपल थी ये सारी चीज़ें। अब देखें जो नई रिपोर्ट है ना, आपको नज़र आ रहा होगा, लीगल रीजंस फॉर प्रायोरिटाइजिंग दिस हैज़र्ड। अब मतलब इस हैज़र्ड को एक्सप्लेन करना है आपने कि जो कंपनी का जो ये इशू है, इलेक्ट्रिसिटी हैज़र्ड है, ये जो रिस्क है, इसको फिर आपने ILO के लॉ के साथ मिक्स करके लिखना है कि देखें एम्प्लॉयर को आपने समझाना है कि देखें आपने सेफ्टी को इंश्योर करना है, केबल्स को आपने इंसुलेटेड करना है वगैरह वगैरह, ताकि वहाँ पे किसी वर्कर की डेथ ना हो इलेक्ट्रिक शॉक लगने से। ओके, तो क्योंकि अगर ये लग गया इलेक्ट्रिक शॉक तो फिर आप पे जो है वो केस हो सकता है, ILO का ये आर्टिकल आप पे केस कर सकता है। मतलब आपने इस हैज़र्ड के साथ मिला के लिखना है। पुरानी रिपोर्ट में सिंपल आप एक पैराग्राफ लिख देते थे। इसी तरह देखें जैसे ये आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा, बिज़नेस और फाइनेंशियल रीजंस। अब बिज़नेस और फाइनेंशियल रीज़न जो है, अब सॉरी मोरल रीज़न पहले की बात करते हैं। मोरल रीजंस फॉर प्रायोरिटाइजिंग दिस हैज़र्ड। मोरल रीज़न आपने अब इस हैज़र्ड के अकॉर्डिंगली लिखनी है कि अगर वहाँ पे वर्कर कोई है उसको इलेक्ट्रिक शॉक से डेथ हो जाती है तो उसका क्या नुकसान आपको हो सकता है, क्या लॉस आपको हो सकता है। ये हो सकता है कि वहाँ पे उसकी फैमिली इफ़ेक्ट हो सकती है, उसके जो कोलीग्स हैं, जो को-वर्कर्स हैं, उसके साथ काम करने वाले, उनका मोरल डाउन हो सकता है। एक जो वर्कर है जो काम करने आता है, ठीक है, वो एक सिंगल वर्कर होता है, शायद उस पर पूरी फैमिली डिपेंड करती हो। तो इसलिए इस हैज़र्ड को एलिमिनेट करना आपकी अखलाकी ज़िम्मेदारी है, एम्प्लॉयर को आपने समझाना होता है। अब ये मैं आपको इंग्लिश में भी बोल के बता सकता हूँ, लेकिन आपको आसानी के लिए जो है वो मैं इस तरह थोड़ा उर्दू और हिंदी मिक्स करके लिखता हूँ। एम्प्लॉयर ऑफ दिस कंपनी हैज़ moral obligation to do business in a way in a way that under no circumstances endangers people, property or environment। ठीक है, additionally it has a moral obligation to safeguard its employee and give them all tools they need। मतलब उनको वो तमाम टूल्स प्रोवाइड करने चाहिए अपने वर्कर्स को, सेफ्टी को इंश्योर करना चाहिए जिससे वो सिक्योर रहें, वो इल हेल्थ ना हो, वो इंजर्ड ना हो, उनको फीवर ना हो, वो बीमार ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर एक वर्कर इंजर्ड हो जाता है तो उसकी वजह से उसकी सारी फैमिली, इंटायर फैमिली इफ़ेक्ट हो सकती है। उसके साथ जो रिलेटिव्स हैं जो उसकी डेथ भी हो सकती है, तो सारे जो फैमिली है उसलिए काफ़ी प्रॉब्लम बन सकती है। अब लिखा है बिज़नेस और फाइनेंशियल रीज़न फॉर प्रायोरिटाइजिंग दिस हैज़र्ड। बिज़नेस इसके 2 नंबर हैं, उसके भी 2 नंबर हैं। यहाँ पे आपने बिज़नेस में ये लिखना होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। मतलब अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है या वर्कर की डेथ हो सकती है, उसको कौन सी डायरेक्ट कॉस्ट आ सकती हैं। ज़ाहिर सी बात है अगर वो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है उसको सिक लीव, उसको हॉस्पिटल ट्रीटमेंट्स के लिए जाना पड़ेगा, उसको 1 वीक या 2 वीक्स लग जाएंगे रिकवर होने के लिए, तो इस पर भी कंपनी के अखराजात आएंगे, कंपनी को पे करना पड़ेगा
उसकी जो है वो सिक्योर मतलब उसको हेल्दी करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए, उसको प्रॉपर जो है वो फिट करने के लिए, हेल्दी एंड फिट करने के लिए। तो इसलिए कंपनी अगर वो उसकी डेथ हो जाती है तो कंपनी को बाकायदा कोर्ट प्रोसीडिंग्स करनी पड़ सकती हैं, मतलब उसको कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, उस पर लीगल नोटिस जारी हो सकते हैं, उसको जेल हो सकती है कंपनी के एम्प्लॉयर को, वहाँ पे उसके कंपनी की जो कंपनसेशन पेमेंट्स होती हैं, कंपनसेशन पेमेंट्स मींस कि जो अगर वर्कर की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वर्कर तो वापस नहीं आ सकता। तो इस तरह की इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बीच में आपने ऐड करनी होती है। अब लिखा है जनरल रीज़न, जनरल रीज़न में आपने बताना होता है लाइक्लीहुड कितना है, सेवर्टी कितनी है। ये वही पुराना वो जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक है, वहाँ पे सेवर्टी लिखें, टेबल बनाएं ना भी बनाएं कोई इशू नहीं है, ज़रूरी नहीं होता है। वहाँ पे वर्कर्स कितने इंजर्ड हो सकते हैं, वहाँ पे कितनी दिन में कितने घंटे ये ड्यूटी जो है वर्कर्स हैं वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, ये चीज़ आप वहाँ पे ऐड कर लें। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें आपको सामने क्लियर नज़र आ रही होंगी। ठीक हो गया। वहाँ पे इंजरीज़ लिखें वर्कर्स की, अगर इलेक्ट्रिक शॉक होता है उससे, इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से जो है वो वर्कर्स को 3rd डिग्री बर्न्स आ सकते हैं, बॉडी इंजरीज़ हो सकती हैं, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, उसको दिल का दौरा पड़ सकता है, वगैरह वगैरह। अब आगे हाउ वुड द फर्दर एक्शन हेल्प प्रोड्यूस। अब जो मैंने इलेक्ट्रिसिटी का हैज़र्ड नीचे मेंशन किया है जस्टिफिकेशन में, ये जो प्रायोरिटाइज वन हैज़र्ड, ठीक है। अब मैंने जो फर्दर कंट्रोल कंपनी को प्रोवाइड किए हैं, लिखा है जो फर्दर कंट्रोल आपने एक्शंस रेकमेंड किए हैं कंपनी को, जो इस इलेक्ट्रिक शॉक को या सॉरी इस इलेक्ट्रिक हैज़र्ड को कंट्रोल करने में कितना मदद करेगा। अब मैंने देखें प्रॉपर लिखा हुआ है मोस्ट इफेक्टिव कंट्रोल, जितने भी ऊपर मैंने 7-8 कंट्रोल्स लिखे हैं, फिर सबको मैंने एक्सप्लेन करना है। जैसे जो है अगर मैं वहाँ पे वर्कर्स को पीपीज़ देता हूँ, रबर ग्लव्स देता हूँ, तो उसकी सेफ्टी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक डायरेक्ट उसको नहीं लगेगा, उससे सेफ्टी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर लोटो प्रोग्राम वहाँ पे मैं लॉकआउट टैग आउट सिस्टम वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देता हूँ तो उसका क्या फ़ायदा होगा, उसका भी फ़ायदा मैंने ये के साथ लिखा हुआ है। इसके अलावा जो नेक्स्ट कंट्रोल, इसके मैं कंट्रोल्स आपको दिखाता हूँ। ऊपर इलेक्ट्रिसिटी वाले जो हैज़र्ड है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो हैज़र्ड है उसके कंट्रोल्स भी आप चेक करें, देख लें, ये देखें। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कंट्रोल्स मैंने दिए ना। ठीक है, फिर आगे उनका रिस्पॉन्सिबल। अब पहले यहाँ पे ना देखें इज़ द एक्शन नीड, यहाँ पे लॉन्ग टर्म, मीडियम, इमीडिएट, मीडियम, ये पहले वहाँ पे दिन लिखने होते थे कि 1 वीक 2 वीक्स 4। अब निबोश ने क्या किया, वहाँ पे लिखा हुआ है 1 वीक 2 वीक। जब बात वीक की आ जाए या डेज़ की आ जाए फिर इमीडिएट। अगर जब बात वीक्स की आ जाए फिर जो है मीडियम टर्म आप यूज़ करें। अगर आप महीनों के आगे कंट्रोल्स प्रोवाइड करते हैं कि इस कंट्रोल को प्रोवाइड करने के लिए 1 महीने का मैं टाइम देता हूँ कंपनी को, फिर वहाँ पे लिखेंगे लॉन्ग टर्म। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो पुरानी रिपोर्ट में थी, बस कुछ ये चीज़ें चेंज हुई हैं जो वाकई इफेक्ट करती हैं। सही हो गया। देखें हर कंट्रोल को आपने एक्सप्लेन करना है, पहली रिपोर्ट में सिंपल था। अब जो मैंने कंपनी को फर्दर कंट्रोल्स दिए हैं इलेक्ट्रिसिटी के कि इस रिस्क को कंट्रोल करें, ठीक है, तो उस हर कंट्रोल को मैंने एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे कंट्रोल करेगा इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने में। ओके, इसके बाद हाउ वुड द फर्दर एक्शन हेल्प, ये कॉलम तो हो गया। अब ये है हाउ वुड यू चेक दैट द एक्शंस कैरिड आउट हैव बीन इफेक्टिव। यहाँ पे आप लिखेंगे कि जो आपने एक्शंस दिए हैं वो कैसे आप वहाँ पे कंफर्म करेंगे कि वो इफ़ेक्टिव हैं, वो उन पे काम किया जा रहा है। आप वहाँ पे चेक करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, ऑडिट करेंगे कि वाकई जो मैंने कंट्रोल दिए हैं वो प्रॉपर काम कर भी रही हैं, नहीं कर रहे। वहाँ पे आप विज़िट करें, साइट का विज़िट करेंगे, मॉनिटर करेंगे वहाँ पे जो सुपरवाइज़र है या जो वहाँ पे कंपनी में जो मैनेजर है या सेफ्टी एडवाइज़र है उससे आप बात करेंगे, इंस्पेक्शन के थ्रू आप डाटा कलेक्ट करेंगे, आप फाइंड करते रहेंगे कि बाकी ये इफ़ेक्टिव हैं। ठीक है, आप ये नोट डाउन करते जाएँ। ओके, इसके बाद ये पार्ट 4 है। पार्ट 4 में भी वो जो पहले था इन्फॉर्मेशन वही आपने लिखना। हाउ वुड यू द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स ऑफ द रिस्क असेसमेंट विल बी कम्युनिकेटेड विद योर ऑर्गेनाइजेशन। आप जो रिस्क असेसमेंट की फाइंडिंग्स हैं वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे, आप उनको ईमेल करेंगे, नोटिस बोर्ड पे जो है ना वो फाइंड करेंगे, वर्कर्स को दिखाएंगे। ये सारी चीज़ें पुरानी रिपोर्ट की तरह ही हैं। हाउ वुड यू चेक दैट द एक्शंस ऑन द रिस्क असेसमेंट हैव बीन कैरिड। आप कैसे चेक करेंगे कि आपके जो एक्शंस हैं उन पर काम किया जा रहा है। वहाँ पे आप एक रिमाइंडर लिख लेंगे, गूगल रिमाइंडर कर लें या सेल फ़ोन रिमाइंडर कर लें। वहाँ पे हर महीने आप चक्कर लगाया करेंगे या 1 वीक का आप एक शेड्यूल बना लें कि मैं हर हफ्ते जो है वहाँ पे साइट का विज़िट करूँगा, वहाँ पे जाऊँगा, चेक करूँगा कि मेरे जो एक्शंस हैं उन पे काम किया भी जा रहा है या नहीं किया जा रहा। ओके, अब व्हेन वुड यू रिव्यू द रिस्क असेसमेंट, इसके नंबर नहीं है इस पार्ट के। अब वहाँ पे लिखेंगे कि क्या आपने रिस्क असेसमेंट दोबारा कब रिव्यू करेंगे। ऊपर मैंने 10 मार्च 2026 लिखा हुआ था। 1 साल के अंदर अंदर रिपोर्ट रिव्यू हो सकती है। आप 6 मंथ का भी टाइम दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन 1 ईयर का बेहतरीन होता है कि आप चेक करेंगे कि 1 साल के अंदर अंदर मैं जो ये रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट या फर्दर कंट्रोल्स है वो मैं चेक करूँगा। मतलब 10 मार्च 2027 ये मैंने डेट दी है कंपनी को। अब आपने नीचे बताना है कि आपने डेट क्यों दी है, वाई दैट रिव्यू पीरियड डेट हैज़ बीन चूज़न। आप वहाँ पे बताएंगे
मैंने ये इसलिए दी है कि शायद ये कंपनी, बिकॉज़ ये कंपनी की पॉलिसी है, और प्लस ये भी आप इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देखें क्योंकि जो है आप जो है इस कंपनी को अभी बजट रिक्वायर्ड है, बजट अपना ये कंपनी अरेंज करेगी, उसके मुताबिक फिर ये आगे फर्दर कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करेगी। ज़ाहिर सी बात है मैंने 10 हैज़र्ड लिखे हुए हैं, क्योंकि अब जो नई रिपोर्ट है उसमें सिर्फ आपने 10 हैज़र्ड ही लिखने होते हैं। पहले ही पुरानी रिपोर्ट में 12, 13, 14 तक आप हैज़र्ड लिख सकते थे, 10 हैज़र्ड आपने लिखने हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जो फर्दर कंट्रोल्स कंपनी को मैंने प्रोवाइड किए हैं, मैं जैसे कि कहता हूँ कि मैनुअल हैंडलिंग का जो हैज़र्ड है उसके लिए वर्कर्स को ट्रॉलीज़, फोर्कलिफ्ट ट्रक, इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करें। तो ज़ाहिर सी बात है कंपनी को फिर वहाँ पे फोर्कलिफ्ट परचेज़ करनी पड़ेगी, उसमें काफ़ी खर्चात आ जाते हैं, वो लाखों की होती हैं, उसमें मिलियंस लग जाते हैं, कंपनी के एक्सपेंसिव मशीनरी होती है। तो इसलिए 1 साल का टाइम बेहतरीन होता है कंपनी को देने के लिए कि इसके अंदर अंदर वो तमाम कंट्रोल्स पे भी काम कर लेगी, इम्प्लीमेंट भी कर लेगी, इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी काम कर लेगी, और प्लस ये भी पता चल जाएगा कि इस दौरान अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मेजर इवेंट होता है, कोई लेबर इंस्पेक्टर विजिट कर लेता है, या कंपनी में कोई नई अपडेट्स आती हैं, तो वो 1 साल के अंदर चेक हो सकती हैं। तो इसलिए मैंने ये जो डेट है 10 मार्च 2027 1 साल की रिव्यू डेट दी है। ये चीज़ें होगी। ओके, अब मैंने आपको उर्दू में, हिंदी में क्लियर समझा दिया। आपके पास गूगल ट्रांसलेटर होना चाहिए वहाँ पे, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जब आप ऐसे बोलेंगे नीचे इंग्लिश ऑटोमेटिकली खुद ही पेस्ट हो जाएगी, तो उसको उठा के आप अपनी रिपोर्ट में लिख सकते हैं। इससे कॉपी पेस्ट का भी इशू नहीं आएगा और प्लेजिज्म का भी केस नहीं आपके लिए बनेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है वो सारी समझ आ चुकी होगी पूरी वीडियो की। ठीक है, तो इस रिपोर्ट को अगर आपने लेना है मुझसे तो व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं, रिपोर्ट आप बनवा सकते हैं। इंशाल्लाह गारंटी होगी, आपकी रिपोर्ट है, पेपर है, जो भी चीज़ आप मुझसे कंप्लीट करवाएंगे उसमें 110% गारंटी होगी पास होने की, विद एविडेंस, विद प्रूफ। ऐसा नहीं होगा कि आपकी कल लास्ट डेट हो और मैं आपको रिपोर्ट आज दूँ, नहीं। आपको जो रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट है आपने टाइम से रब्ता करना है। टाइम से आपकी जब बन जाएगी तो फिर आपको काफ़ी दिन मिल जाएंगे रिपोर्ट चेक करने के लिए। तो मुझसे रिपोर्ट ऐसे लेके आप सबमिट कर दें, आपकी रिपोर्ट कन्फर्म पास होगी। तो इंशाल्लाह मज़ीद मैं वीडियोज़ जो है ना वो डेली बेसिस पे अपलोड किया करूँगा। तो कुछ मसरूफियात ज़ाती निबोश के वाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो बिज़ी था मैं, क्योंकि जब से निबोश की नई अपडेट आई थी मार्च से, तब से मसरूफियत काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था वीडियोज़ के लिए। तो व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला कोई भी किसी चीज़ को का मसला हो तो मुझसे आप रब्ता कर लीजिएगा।